उत्तर प्रदेश का एक कस्बा और उसका एक स्कूल। मयंक और सौरभ घर जाते हुए। मयंक कहता है, अबे भाई, ये फिजिक्स वाला बिरसा मुंडा तो पता नहीं क्या अंग्रेजी में टपर टपर करके निकल जाता है और अब एग्जाम्स भी बिल्कुल सर पर आ गए हैं। सौरभ कहता है, अरे यार तू ना टेंशन मत लिया कर, अभी पूरे 10 दिन बाकी हैं। मयंक कहता है, ओ भाई भाई, सिलेबस देखा है तूने फिजिक्स का? सौरभ, वो तो मैं पेपर वाले दिन भी नहीं देखता। इतने में मयंक का जवाब आता है, हाँ क्यों ही देखेगा, तेरा बाप जो खेती करता ही है, इतना परेशान हो हा कर तेरी फीस तो जमा हो ही जाती है। शहाबजादे को पढ़ना लिखना तो दूर, आजकल तो एक नई बीमारी और लग गई है। सौरभ, ओए बस, हाँ चुप कर ले। इतने में गर्ल्स के मॉर्निंग बैच की एंट्री भी स्कूल में शुरू हो जाती है। विद्या मंदिर स्कूल यह है एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल कहने को कोएड है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल साहब ने गर्ल्स का बैच मॉर्निंग का रखा हुआ है और बॉयज का इवनिंग का। इतने में मयंक की नजर रश्मि पर पड़ती है और बोलता है, लो आ गई इनकी बीमारी। सौरभ, अबे तू पागल वागल है क्या? कुछ भी मतलब, और लड़कियां नहीं दिख रही हैं तुझे आसपास? इतने में मयंक कहता है, हाँ हाँ सब दिखता है मुझे, मुझसे तो बिल्कुल मत छुपा। रोज ये खान अंकल की दुकान की बेंच कोई चिट्स पैदा नहीं करती है। इन मोहतरमा की राइटिंग है, मुझे सब पता है, सिर्फ यही है जो मुझे कभी हिंदी की लेख प्रतियोगिता में जीतने नहीं देती। सौरभ का जवाब आता है, क्या कर लेगा सिर्फ लेख को सुधार कर, जो लिखा हुआ है उसमें बात ना हो। मयंक, देख तेरी इन उपन्यासों को पढ़ने की आदत से जिंदगी नहीं बनेगी, पीसीएम में भी नंबर लाने ही पड़ेंगे, वरना कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी का। ये सब छोड़ और पढ़ने पे ध्यान दे ले, महज 10 दिन बचे हैं बोर्ड्स के। इतने में सौरभ का शायराना जो अंदाज है वो शुरू हो जाता है और कहता है, हाय हसरत किए संवर सकते, काश काश हम ठहर सकते। क्या खूब लिखा है ना जॉन साहब ने। रश्मि के उड़ते हुए बालों को देखकर सौरभ मुस्कुराता हुआ ये शेर बस यूं ही अर्ज कर देता है। इतने में मयंक हड़बड़ाता हुआ कहता है, ओए भाग, तूफान आ रहा है, अभी निकलेंगे तो फंस जाएंगे, चल वापसी स्कूल में ही चलते हैं। सौरभ, यार मुझे खान अंकल की दुकान पे जाना होगा, सॉरी मैं निकलता हूँ। और फिर फट से सौरभ भाग जाता है। मयंक पीछे से चिल्लाता है, भाई फंस जाएगा, कल ड्रेस भी सेम पहननी है, भीग जाएगी, डिसिप्लिन इंचार्ज तेरी ऐसी की तैसी कर देगी, रुक जा, अंदर जाके मिल ले भाई, सुन ले। सौरभ, भाई वो पर्चा भी तो भीग जाएगा, मैं नहीं रुक सकता। दरअसल मयंक और सौरभ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यारी लाजवाब है। आपस में कितने भी लड़ते रहें, लेकिन कोई तीसरा इन दोनों में से किसी एक को भी मजाल है जो कुछ कह जाए। लेकिन अब धीरे से इस दोस्ती में एक तीसरा भी आ गया है। नहीं, वो फिल्म वाली कहानी नहीं है, बस रश्मि की एंट्री इन दोनों की बातों में हो गई है। जी हाँ, सौरभ भाई इन्हें पसंद तो करने लगे हैं, लेकिन कभी सामने से नहीं मिले हैं। जी हाँ, निहारा जाता है, दूर से आंखों में तस्वीर ले ली जाती है और उसी तस्वीर के सहारे हर शाम जब सब अपने बिस्तर पर चले जाते हैं तो एक प्रेम पत्र भी लिख लिया जाता है। पहले रश्मि का खत पढ़ा जाता है और फिर उस खत का जवाब लिखा जाता है। आज शाम का जवाब क्या लिखेगा सौरभ? अगर इस तूफान और बारिश के मौसम ने उस चिट्ठी को बर्बाद कर दिया तो? वो घबराता हुआ सा भागता हुआ खान अंकल की दुकान पहुंच जाता है, लेकिन अरे ये क्या, यहाँ तो ना आज खान अंकल हैं और ना वो बेंच। और सौरभ अपने आप को कोसता हुआ घर वापस चला जाता है। उसे लगता है कि आज अगर स्कूल के बाद बातों में ना लगता तो शायद तूफान के डर से खान अंकल की दुकान बंद करने से पहले ही उसे उसकी चिट्ठी मिल जाती। दूसरे दिन वो झटपट उठता है और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। आज ना कोई हंसी, ना ठिठोली, ना किसी से बात, असेंबली भी नहीं गया, बस ये इंतजार करता रहता है कि कब स्कूल खत्म होगा और पूरा दिन यूं ही निकालने की कोशिश करता रहता है कि कब रश्मि मिलेगी, कब स्कूल शिफ्ट की टाइमिंग हो और कैसे भी करके सौरभ उससे मिल ले और मिलकर एक बार कह दे कि मुझे तुम्हारी कल की चिट्ठी नहीं मिल पाई। आधा दिन गुजरता है। अरे लेकिन ये क्या, आज आधी छुट्टी क्यों हो रही है?
अरे वो हमारे श्यामलाल साहब है ना, जो बहुत बड़े समाज सेवक हैं, वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, तो उसी के शोक में आज जल्दी छुट्टी करा दी गई है। क्या क्या बोला तूने मयंक? श्यामलाल अंकल? हाँ, लेकिन तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अरे वो तो क्या? श्यामलाल अंकल रश्मि के दादाजी थे और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। अब आज तो तय था कि रश्मि नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो एक बार खान अंकल की दुकान की उस बेंच के नीचे देखता है। वो जानता है कि वहां कुछ नहीं होगा, पर फिर भी उसका दिल उस बेंच को एक बार हल्का सा खिसकाने को इशारा करता है। और आगे क्या होता है? इस पर मुझे एक कैसर खालिद का शेर याद आ गया। फूटने को थी उम्मीद की एक किरण, फूटने को थी उम्मीद की एक किरण, हो गई फिर उनकी मेहरबानी नहीं। जी बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। वहां एक चिट्ठी है, लेकिन क्या? खाली। चिट्ठी तो थी, लेकिन आज कुछ लिखा नहीं था। फैज अहमद फैज का वो एक शेर है ना, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर। सही तो था, जब खतों में सिर्फ आज दिन में क्या हुआ लिखा होता था तो बेचारी मातम को कैसे शब्दों में बयां करती। आज सौरभ की मोहब्बत थोड़ी और गहरी हो गई और उसने आज ठाना कि मयंक को साथ लेकर आज श्यामलाल अंकल का घर ढूंढा जाएगा और रश्मि से मुलाकात करी जाएगी। कस्बा था इतना भी बड़ा नहीं था कि पूरा दिन निकल जाए और श्यामलाल एक बड़े समाज सेवक थे। घर आधे घंटे में ही मिल गया। दोनों पहुंचे। सफेद रंग के आशियाने के तले सन्नाटे को चीरते हुए हर कोई उनके जीवन को एक दूसरे से कह रहा था और सौरभ की आंखें रश्मि को ढूंढ रही थी कि बस एक बार देख ले और दिलासा देते उसे। इतने में उसकी नजर झट से खिड़की के पार आंगन में पड़ी। रश्मि की आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पेन और कॉपी। ये क्यों? तभी अचानक से मयंक और सौरभ के कानों को एक आवाज सुनाई थी। अरे भाई, आदमी तो अच्छा था, लेकिन अपनी पोती जो गूंगी है और बोल नहीं सकती, उससे बहुत प्यार करता था। बेचारी का बाप तो तभी गुजर गया जब स्कूल जाने ही लगी थी। उसे कौन संभालेगा भला अब? सौरभ जोरों से चीख दिया और बोला, बेचारी नहीं है वो, पूरा जहान उसकी खिदमत में लग जाएगा, मैं ब्याह करूंगा उससे। मयंक उसे शांत कराता है और इतने में मातम के बीच से अजीब शोर शराबा शुरू हो जाता है। रश्मि के रिश्तेदारों से सौरभ की खूब पिटाई होती है और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। मोहब्बत अब और गहरी हो गई थी और जाने अनजाने में रश्मि के पास सौरभ का बेहतरीन प्रपोजल भी पहुंच गया था कि जीवन की डोर भी उसे अब तुम्हारे साथ ही बांधनी है। घर वापसी हुई। मयंक अपने घर निकला और सौरभ वहीं बाहर एक चौपाल पर जाकर बैठ गया और बुदबुदाने लगा, हमारे बाद नहीं आएगा तुम्हें चाहत का ऐसा मजा फराज, तुम लोगों से कहते फिरोगे मुझे चाहो उसकी तरह। थका हारा सा सौरभ कुछ वक्त वहीं चौपाल पर बिताकर घर चला जाता है। यूं ही इंतजार में 10 दिन बीत जाते हैं। बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं और खत्म भी। खत लेने देने के सिलसिले भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन खत लिखना बंद नहीं होता। आज भी हर शाम सिर्फ रश्मि को लिखा जाता है। कभी उसकी जुल्फों का विषय होता है तो कभी उसकी सादगी का, और कभी तो उसके मासूम से मुलायम हाथों पर एक नज्म लिखती जाती है। और फिर एक सुबह होती है, उजाले की, रोशनी वाली, खुशियों वाली, एक होने वाली। जी हाँ, रोशनी की मम्मी का सौरभ के घर आना होता है और पूछा जाता है, क्या सोचा है जिंदगी का? सौरभ कहता है, जी मतलब जो महीने पहले मातम के घर में ब्याह का ऐलान करके आए थे, उस ब्याह के बाद क्या करोगे? सौरभ कहता है, जी अभी तो परीक्षा के परिणाम का इंतजार है, फिर हिंदी में ग्रेजुएशन करनी है और पीएचडी का सोचा है। एक छोटा सा हिंदी का प्रोफेसर बन जाऊंगा और लिखता पढ़ता जिंदगी को उम्मीद है। जी ठीक है फिर।
और कुछ यूं मुकम्मल होती है स्कूल वाली मोहब्बत। आज सौरभ और रश्मि साथ ही रहते हैं, अपनी बात यूं ही लिख कर ही बयां करते हैं, क्योंकि रश्मि बोल नहीं पाती थी लेकिन अपनी बात कहती लाजवाब थी। अब दोनों मुशायरे में भी जाने लगे हैं और यूं बेहतरीन तरीके से दोनों की जिंदगी गुजर बसर हो रही है। आप सुन रहे थे सिर्फ इश्क, सुरभि की कहानी, सुरभि की जुबानी। फिर मुलाकात होगी एक और मोहब्बत की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर कहीं भी दबी हुई सी कोई भी मोहब्बत है ना, तो जाकर एक बार इजहार जरूर कर दीजिए।